बच्चों। तो आज जो है आप लोग का पदार्थ या द्रव्य तरंग की प्रकृति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि जो द्रव्य तरंग होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। वेव नेचर ऑफ मैटर, क्या यानी मैटर का वेव नेचर कैसा होता है क्या। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं कि अब इसको जानने के लिए, वेव नेचर को जानने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे कि देखिएगा लाइट के बारे में अगर देखें, रेडिएशन के बारे में, या लाइट जो होती है ना डुअल नेचर की होती है। लाइट जो होती है वह क्या होती है, लाइट जो होती है वह डुअल नेचर होती है, डुअल नेचर होता है। यानी लाइट के पास दो तरह की प्रकृति होती है, क्या यानी दो प्रकार का गुण होता है, यानी द्वैत प्रकृति की होती है। द्वैत का मतलब दो प्रकार की, यानी लाइट को हम लोग बोल सकते हैं, लाइट को वेव, लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, वेव नेचर की भी होती है। और यह लाइट जो होती है पार्टिकल नेचर की होती है। क्या जब हम वेव पढ़े थे ना तो उस समय देखेगा वेव नेचर से हम लोग प्रूफ किए थे, देखे थे, प्रॉपर्टी देखे थे, क्या देखे थे, तो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस उस यानी व्यतिकरण। और उसके बाद क्या देखे थे, विवर्तन, विवर्तन भी देखे थे, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। और क्या देखे थे, पोलराइजेशन, ध्रुवन भी देखे थे। क्या तो अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो ये सारे प्रकृति हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे प्रकृति। अगर वहीं हम अगर क्या किसके बारे में पढ़ना शुरू करें तो अगर हम पार्टिकल नेचर जान के अगर हम पढ़ना शुरू करें, कौन नेचर, पार्टिकल नेचर, तो हमको किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ होगा। क्या पढ़ना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको अगर माने पार्टिकल तो यह बताएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, या यह बताएगा कॉम्पटोन इफेक्ट के बारे में, या यह हमको बताएगा किसके बारे में, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। यानी अगर हम लाइट को अगर वेव मानते हैं तो इन सारे फेनामेना का अध्ययन करेंगे, और पार्टिकल कण के रूप में अगर मानते हैं तो हमको ये सारे चीज मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको अभी आज देखना है मैटर का डुअल नेचर होता है। मैटर के पास कौन नेचर होता है, डुअल नेचर, उसके पास भी। और यह कौन बोला, तो हमारे डी ब्रॉगली साहब। तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस हम देखने वाले हैं। तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या है, देखिए डी ब्रॉगली साहब बोले कि डी ब्रॉगली का कहना था कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, देखिए डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, अवधारणा, डी ब्रॉगली का अवधारणाएं क्या थी, तो उनका अवधारणा था कि जो मैटर होता है, मैटर जो है वह क्या है,
वह भी वेव है। क्यों? क्योंकि वह पार्टिकल है। ध्यान देना, यानी डी ब्रोगली का कहना था कि अगर पार्टिकल वेव है या वेव पार्टिकल, अभी पढ़े थे लाइट को वेव भी बोल सकते हैं, पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो अगर लाइट, अगर कोई भी चीज पार्टिकल है तो वह वेव है। तो हम मैटर को, मैटर एज लाइक पार्टिकल यानी पदार्थ, पदार्थ भी क्या है? वेव हो सकती है या पार्टिकल हो सकती है। यानी कोई भी पार्टिकल होगा, क्योंकि उनका कहना था कि नेचर हैज सिमिट्री। नेचर के पास जो होता है, प्रकृति के पास, वह समरूपता का सिद्धांत होता है। क्या? प्रकृति के पास समानता होता है। यानी उनका कहना था कि अगर पार्टिकल वेव है, वेव पार्टिकल है, तो हम पार्टिकल को वेव बोल सकते हैं। यानी जो पार्टिकल है, यानी कोई भी कण जो चल, अब इसका हाइपोथेसिस समझ, याद करने वाली ये बात समझ गए होंगे। यानी लेना का देना है। जो वेव है वो पार्टिकल है, तो पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे? वेव। यानी उनका कहना था कि सारे पार्टिकल जो चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, वे सभी वेव हैं। यानी बस, ट्रक, कार, जीप जो भी जैसे चल रहा है, तो वह वेव नेचर से चल रहा है। यानी वो कप कपाते हुए चल रहा है, उनका कहना था। यानी उनका हाइपोथेसिस क्या था? तो उनका हाइपोथेसिस था, अब हाइपोथेसिस समझ लीजिए उसका क्या था, जो डी ब्रोगली साहब बोले। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली डी ब्रोगली डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था कि डी ब्रोगली साहब बोले कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वह वेव नेचर का है। कोई भी, कौन पार्टिकल है? कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है तो वो किस नेचर का है? तो आप सुनते चलिए। यानी हाइपोथेसिस क्या था? इनका कहना था कि एवरी मूविंग पार्टिकल have wave associated यानी प्रत्येक गतिशील वस्तु या कण, प्रत्येक गतिशील वस्तु तरंग होती है। प्रत्येक गतिशील वस्तु क्या होती है? तरंग होती है। अब इनका ही कहना था कि जितना भी चीज चलता है वह सभी क्या है? तरंग है। तो यही आपको लिखना है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि प्रत्येक गतिशील वस्तु क्या होती है? तरंग होती है। एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव एसोसिएटेड। ठीक है। अच्छा, अब इनका वेव अगर बोल दिए कि हाँ वेव नेचर की होती है, अब इनसे पूछा जाएगा कि अगर वेव नेचर की हर एक वस्तु होती है तो बताइए उनका वेव लेंथ कितना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस है तो उसी के अनुसार हम बता सकते। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, डी ब्रोगली वेव लेंथ का इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो है उन्होंने इक्वेशन क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि वेवलेंथ जो होता है ना लैम्डा, वो होता है H बाई P। उन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो होता है P बाई H बाई P। तो H क्या है, तो H है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट। ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और P क्या है, तो मोमेंटम है। P क्या है, संवेग है मोमेंटम। और यह क्या है, प्लांक्स नियतांक है। ठीक है, प्लांक्स नियतांक है। तो कहा कि आपको अगर निकालना है किसी का वेवलेंथ, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लैम्डा बराबर H बाई P। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और P क्या है, मोमेंटम है। तो ने कहा कि ठीक है, हम मोमेंटम को P बराबर हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, यानी m इंटू v। यानी हमारे पास एक सूत्र मिल गया क्या, कि लैम्डा बराबर H बाई एम भी। लैम्डा बराबर क्या मिल गया, H बाई एम भी। अब इसके आधार पर हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं कोई भी गतिशील पार्टिकल होगी। तो हमने क्या किया, एक प्रेक्षण किया कि हाँ देखते हैं सही में निकल रहा है कि ना। तो मान लेते यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी आदमी है, मान लेते यहाँ पर एक मोटू है, और यह मोटू जो है 100 kg का है। कितना केजी का है, 100 kg। और यह चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। तो अगर यह पार्टिकल है, वेव नेचर का है, तो इसका वेवलेंथ होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ होगा, आप इस फॉर्मूला पर रख के निकाल लीजिए वेवलेंथ। लैम्डा बराबर H का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, H बाई एम भी। H का मान होता है 6.636 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड बटा m माने मास कितना है, 100। अब वेलोसिटी कितना है, 10। तो हम इसको अगर नियर अबाउट मान लें 6.6, तो हम 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते हैं, -34 बटा ये कितना हो जाएगा, 3 गो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁴ 34 और 3 और 37 -37, ये हो जाएगा क्या, मीटर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी इतना वेवलेंथ बहुत छोटा, 10⁻⁻⁻37 मीटर वेवलेंथ है। इसका मतलब बहुत छोटा। अब बहुत छोटा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यही वेवलेंथ होगा। तो जब हमने लैब में इसको नापा तो ये मेजरमेंट नहीं हो रहा था, ये मापा नहीं रहा था। का मतलब यह जो वेवलेंथ है डज नॉट मेजर, यह मेजर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यह मेजर नहीं होगा, लेकिन है तो हमारे पास इतना छोटा वेवलेंथ मापने के लिए डिवाइस नहीं है। तो क्या हुआ,
लेकिन है तो वेवलेंथ क्या। तो उन्होंने लोगों ने कहा, साइंटिस्टों ने कहा कि ठीक है। ऐसे डी ब्रॉगली साहब जो थे ना, एक जब वह पीजी के स्टूडेंट थे, पीएचडी कर रहे थे, तो पीजी के बाद वो अपना जब कोर्स कर रहे थे तो पीएचडी में उनसे असाइनमेंट के रूप में एक मांगा गया था कि अपना अपना कोई हाइपोथेसिस दीजिए। तो उन्होंने अपना पीएचडी में दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है। तो आइंस्टीन साहब आए थे उस समय जांच करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कुछ बताओ कि हाँ इस पर कैसे वेवलेंथ आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही वेवलेंथ होगा। अब देखिए, जब इसको देखा गया तो मेजरमेंट नहीं हुआ। तो आइंस्टीन साहब बोले कि ठीक है, तू ही कह रहे कि यह वेवलेंथ है और यह मापाएगा नहीं, तो फिर कैसे मानेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, कहा कि ठीक है, हम एक छोटा पार्टिकल लेते हैं जिसका वेवलेंथ निकालना शुरू करते हैं इसी थ्योरम पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक, चलिए वेवलेंथ निकालिए। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया। मान लेते एक इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना होगा। तो इसका मास मान लेते हैं, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, -31 kg। और इसकी वेलोसिटी है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वेवलेंथ निकालते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p या mv। तो h की जगह 6.6 ले लेते हैं इंटू 10⁻34 बटा m मास ले लेते हैं। 9.1 है तो 9.0 ले लेते हैं इंटू 10⁻31। अच्छा, गुने वेलोसिटी का मान 10⁻6। तो ये 10⁻31 से कटेगा तो ये 10⁻ का बन जाएगा -3 गो 31 है 34 है क्या। ये भी जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी हमारे पास बच जाएगा 6.6 इंटू 10⁻6 9 10⁻9 बटा नीचे क्या हो गया 9 क्या है 0.0। तो ये दशमलव से ही चल जाएगा, यानी 66/9 क्या 66/9 66/90 गुने 10⁻9। तो ये 0 अगर उधर लाए तो ये 10⁻10 हो जाएगा। चलो तो इसको हटा लेते हैं, 9 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.33 इंटू 10⁻10। तो 10⁻10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम बोलते हैं। यानी यह हो गया 7.33 एंगस्ट्रम। अब इसको लैब में देखा गया माप के तो ये संभव था। जब इसको हम लैब में नापे तो देखा गया कि ये संभव है, पॉसिबल है। यानी 7.33 10⁻10 को एंगस्ट्रम में होता है। यानी इतना एंगस्ट्रम का वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि आपका कहना जो है वो सही है कि ऐसा हो सकता है। अब इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में उन्होंने बदला, एक थ्योरम और दिया कि अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी दे दिया हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं इस इक्वेशन को, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। लेकिन हमारे पास वेवलेंथ का इक्वेशन क्या है, हमारे पास वेवलेंथ का इक्वेशन है, इसको मिटा लें। तो हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा का इक्वेशन क्या है कि h/p, p का मतलब mv।
तो हम क्या कर रहे हैं, इस v का वैल्यू, इसमें से v का वैल्यू निकाल के ला लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम v का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को के मान लेते हैं, कितना है, हाफ mv²। 2 उधर जाएगा तो 2k, m आ जाएगा नीचे, और बराबर v², स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर, अब बराबर इधर क्या बच गया, v। अब इस v के जगह हम पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा कितना, h/m। अब v की जगह क्या लिखेंगे बोलिए, तो v की जगह हम लिख सकते हैं कितना, इतना, रूट अंडर 2k/m, यानी m रूट में है तो m से m कटेगा तो रूट में एगो m बचेगा, रूट में क्या बचेगा, एगो m बचेगा, रूट में m बचेगा। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू h/रूट अंडर m है और 2k है, तो रूट अंडर 2m, रूट अंडर 2m और k, या 2km कहीं कहीं लिख देता है, लैम्डा इक्वल टू h/रूट अंडर 2km। बतवाया क्या हुआ, तो ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हुआ। क्या, जैसे मान लेते हैं हम लोग से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन have same kinetic energy, then which of this particle has shortest de Broglie wavelength। यानी उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन समान काइनेटिक एनर्जी का है, उनके पास समान काइनेटिक एनर्जी है, तो बताना इसमें से किस कण का सबसे छोटा वेवलेंथ होगा। ठीक है, यानी हम क्या दे रहे हैं, क्या, एक इलेक्ट्रॉन कोमा एक अल्फा कण और एक किसके पास, तो प्रोटॉन के पास, एक प्रोटॉन के पास समान गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तो इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, इसमें किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो आप सुन लीजिए, देखिएगा, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, अल्फा की बात करें और इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इसकी जो मास होती है वो होती है 1 AMU, का मतलब 1
एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, और अल्फा की होती है 4 AMU, और इसकी होती है क्या, इसकी तो बहुत छोटी, इसकी 1/1840 या 37 कहीं कहीं लिख देता है, AMU बहुत कम। तो अगर हम विचार करें, सिर्फ हमसे पूछा है किसका छोटा होगा, तो हम सिर्फ देख लेते हैं कि हमारा वेवलेंथ का इक्वेशन में मास का क्या रोल है। तो आप वेवलेंथ बराबर देखे हैं h/√2km। तो h तो सबके लिए, सबका वेवलेंथ अगर निकाले, प्रोटॉन का, अल्फा का, इलेक्ट्रॉन का, तो इन सबका h तो सेम होगा, और कह रहा है सबका काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो सिर्फ मास चेंज हो रहा है। तो बताइए, यानी लेमडा बराबर इनवर्सनल प्रोपोर्शनल है मास के, यानी मास छोटा तो लेमडा बड़ा, अब मास बड़ा तो लेमडा छोटा। यानी आप देख सकते हैं मास जिसका कम रहेगा वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, मास किसका कम है, तो मास सबसे ज़्यादा है इसका, अल्फा का। इसका मतलब ज़्यादा तो यह वेवलेंथ कम, तो हमसे छोटा ही पूछा है। यानी हम लिख सकते हैं ना कि अल्फा कण का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसा अगर क्वेश्चन देता है आप लोग को, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं क्या। तो यह डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है। आज इतना ही, थैंक यू।